तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग देखो क्या है, जैसे हम कहें कि बैक सपोर्ट की तरह, उसी तरीके से एक नॉर्मल एक आदमी अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करता है, कोई आदमी है, तो उसको स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाता, उसको डर इस चीज़ों का है कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो कोई सपोर्ट करने वाला ये नहीं है। लेकिन अंबानी के बेटे या उसकी बेटी को कोई टेंशन ये नहीं है, वो कुछ भी कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है, उसको पता है कि उसके पीछे अंबानी बैठा हुआ है। तो बेसिकली एक बैक सपोर्ट है। और बैक सपोर्ट कब होगा? जब इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड हो। अंबानी भी बैक सपोर्ट किसको करेगा? अपने बच्चे को करेगा, किसी दुनिया में किसी और को भी कर देगा? अपने ही बच्चे को सपोर्ट करेगा, दूसरे को वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें मतलब कंडीशन है कि दो एटम के बीच में पहले से एक बॉन्ड होनी चाहिए। फिर एक कंडीशन है कि इस एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? डिफिशिएंट होना चाहिए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन ये रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। साथ ही साथ में इसके पास में क्या होना चाहिए? एक वैकेंट क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल होनी चाहिए। और इसके पास क्या होनी चाहिए? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो ये एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसके पास में क्या मौजूद है? एक लोन पेयर। तो इसको ज़रूरत होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। मतलब ये क्या है? एक प्रकार का सपोर्ट है। जैसे ना कभी देखे होंगे कि अगर मान लो कि घर पे शादी है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और पड़ोसी अच्छा है, कोऑपरेटिव है, तो एक प्रकार का उनका क्या हो जाता है? बैक सपोर्ट जाता है। तो ये उसी तरीके की चीज़। लेकिन ये बैक सपोर्ट कब मिलेगा? जब उन दोनों के बीच में क्या हो? एक ऑलरेडी एक बॉन्ड होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोरोन यहाँ पर 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ये देखें तो ये बेचारा बॉन्ड बनाया लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये एज लाइक स्टूडेंट हुआ, वो मेहनत बहुत किया लेकिन फिर भी उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाया। मैक्सिमम बच्चे होते हैं ऐसे। ये ऐसा नहीं है कि फेलियर बच्चा मेहनत नहीं करता, फेलियर बच्चा भी बहुत मेहनत करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग उसको सक्सेस नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये अपने अकॉर्डिंग पूरा बॉन्ड बनाया लेकिन ये यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रह गया। अब बोरोन के बारे में बात करते हैं तो बोरोन के वैलेंस शेल में कुछ इस प्रकार ही हम लोग पढ़े बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों क्या किया? फ्लोरीन से शेयर कर लिया। इसका मतलब इसके पास एक क्या भरा पड़ा है? वैकेंट ऑर्बिटल भी है। 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। बगल में जो फ्लोरीन है वो लोन पेयर ले लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पर जो ये एटम है वो क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। तो इस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हुआ कि उनके बीच में पहले से कोई बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में पहले से कोई बॉन्ड नहीं है, अब ये बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बैक बॉन्ड क्या है? पहले से इनके साथ में क्या ऑलरेडी बॉन्ड है, तो फिर ये चीज़ें होगा। कुछ समझ में आया ये चीज़ें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आए आपको? तो लिखना। लेकिन बॉन्ड फॉर्म्ड between atoms of a molecule, देख रहे हो ना? उसी विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है। बैक बॉन्डिंग कब होता है? विद इन मॉलिक्यूल होता है, सेम मॉलिक्यूल होता है। ये रखना, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो विद इन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन का दूसरे से बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा, इसी मॉलिक्यूल के अंदर में हो रहा है बैक बॉन्डिंग। देखिए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, है ना? उसको कंडीशन चेंज करके लिखते हैं, इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग वेयर
acceptor atom, where acceptor atom should have पहला पॉइंट लिख रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट भी है फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है, हम समझाएंगे इन चीज़ों का। तो सबसे मेन क्राइटेरिया बैक बॉन्डिंग के लिए होना चाहिए कि एक्सेप्टर एटम के पास क्या होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और डोनर एटम के पास में लोन पेयर होना चाहिए। दूसरा इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तीसरा लिख सकते हो स्मॉल साइज होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्मॉल साइज। बहुत बड़ा एटम होता है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होता, हम उस पॉइंट पर भी आएंगे धीरे धीरे। तो जो एक्सेप्टर एटम है इसकी क्वालिटी समझ में आया, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तभी तो किसी का हेल्प लेगा। जो AIR रैंक 1 लाया, 720 लाया, वो मेरा हेल्प लेगा, नहीं लेगा। जो 720 में 720 है, केमिस्ट्री में 180 में 180 लाया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको बैक बॉन्डिंग की जरूरत ये नहीं है। बैक बॉन्डिंग की जरूरत किसको होगा, जो फेल कर रहा है। एग्जाम में चीट कौन लेके जाता है, बैक सपोर्ट, टॉपर, जो फेलियर, बात समझ में। तो यहाँ पर वही चीज़ है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, साइज वाली चीज़ों पर हम लोग आएंगे। डोनर एटम की क्या खासियत होनी चाहिए, लिखो लिखो, डोनर एटम should have पहला पॉइंट लिखना, एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर। और अगर किसी एटम के पास में एक से ज़्यादा लोन पेयर भी है, डोनेट कितना करेगा, सिर्फ एक। ऐसा नहीं है कि इसके पास 3 है तो ये तीनों डोनेट कर दे। उसका प्रॉपर रीज़न होता है कि बैक सपोर्ट एक टाइप का, मान के चलो रेजोनेंस की तरह होता है। और रेजोनेंस कहाँ होता है, रेजोनेंस कहाँ पर होते हैं, प्लेनर ऑर्बिटल्स में। कहाँ होता है, प्लेनर ऑर्बिटल्स में होता है। तो ये मान के चलो कि कुछ ऐसा है कि अगर ये डोनेट कर रहा है, अगर ये डोनेट कर रहा तो बाकी जो उसके लोन पेयर हैं वो सेम प्लेन में रहेगा या आउट ऑफ प्लेन रहेगा। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से अगर एक एटम के पास में एक से ज़्यादा लोन पेयर भी हैं तो भी वो एक ही डोनेट करता है, 2 डोनेट नहीं करता। मान लो यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो एक अगर मान लो डोनेट कर दिया, इसको डोनेट कर दिया, तो बाकी दोनों कहाँ पर है, आउट ऑफ प्लेन है, तो ये दोनों डोनेट नहीं करेगा। ये चीज़ रेजोनेंस में भी काम आएगा, ऑर्गेनिक में। मान लो कि कोई एक एटम है जिसके पास में इस तरीके का ही है, ठीक है, मान लो कि वाटर के तरीके से मान के चलो, तो अगर ये एक लोन पेयर इसको बैक बॉन्डिंग से सपोर्ट कर दे, ये इस तरीके से सपोर्ट करेगा इसको, तो दूसरा लोन पेयर कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन। तो आउट ऑफ प्लेन चला गया तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ये नहीं कर। ये वही चीज़ कर रहे हैं कि अगर एक एटम के पास में एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो भी पार्टिसिपेट कितना करेगा, सिर्फ एक करेगा, है ना। इसको समझाने के लिए ये भी कहते हैं कि ऐसा अगर मान लो कि मोटा ताजा आदमी मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 यूनिट ब्लड ले लेना उससे। ब्लड डोनेशन का अगर मान लो कुछ इस तरीके का है तो ये नहीं कि 2 यूनिट ब्लड ले लेना चाहिए, 140 किलो का निकालो 2 यूनिट, कि जब 70 kg के आदमी में 1 यूनिट निकालते हैं तो 140 में कितना यूनिट निकालेंगे, 2 यूनिट निकालेंगे। ऐसा कंसेप्ट ये नहीं लगाओगे। तो वही है कि अगर एक एटम के पास में एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, डोनेट क्या करेगा, सिर्फ एक। दूसरा, डोनेशन कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन रिच। सेकेंड पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच वही होगा जिनके ऊपर में लिखो आइदर कंप्लीट ऑक्टेट और हैव निगेटिव चार्ज। एक तो कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी है तो भी डोनेट कौन करेगा, अगर निगेटिव चार्ज आ जाए।
निगेटिव आए तो मतलब है कि देखो हमेशा एक चीज कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना, पूरे केमिस्ट्री में ये चीजें काम आएगा कि चार्ज कम होगा तो एनर्जी क्या होगा, कम, और एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, ये रिलेशन होता है चार्ज, एनर्जी और स्टेबिलिटी में। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहता है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज कम करना चाहता है। तो यही पूरा कंसेप्ट वहाँ पर आता है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आपको। डोनर एटम के पास में लोन पेयर होना चाहिए, एक्सेप्टर एटम के पास में क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इस तरीके से जैसे कार्बोकेटायन वगैरह में पढ़ोगे तुम, ये कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन अगर NH2 टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़ा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन क्या सुने हो तुम, बेंजाइलिक है ना, इसी तरीके से सुने होगे, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन तुमको पता चलेगा कि अगर बैक बॉन्डिंग है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बैक बॉन्डिंग है तो बेंजाइलिक, एलाइलिक और ये सब डांसिंग रेजोनेंस वहाँ काम नहीं आता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। रीज़न, बाकी तो पार्शियल डोनेट कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करा दे रहा है इसको। तो बाकी चीज़ पार्शियल इसको सपोर्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंप्लीट इसको सपोर्ट कर दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड है और इसके ऊपर पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और साथ ही साथ क्या होगा, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, जिसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले, तो ये सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसका निकाल लोगे तो बचेगा क्या यहाँ पर, वैकेंट ऑर्बिटल। यही कार्बोकेटायन में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो नाइट्रोजन में लोन पे इसको डोनेट कर दिया, तो डोनेट किया तो इन दोनों के बीच में अब ये कुछ इस प्रकार का एक बॉन्ड बनेगा। अभी लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस पर एक्चुअली चार्ज ट्रांसफर होता है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, एक बॉन्ड ज़्यादा बना। अब बॉन्ड ज़्यादा बनने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ऑक्टेट भी क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग, बैक बॉन्ड। याद रहेगा, चलो इसका एग्जांपल लिखो। किस पे करेगा ना, डोनर एटम साइज सबका स्मॉल होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए, स्टेरिक इंडेक्स कम होना चाहिए। सिर्फ एक ही फैक्टर थोड़ी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। क्राउडिंग कम होना चाहिए। तो वो सब चीज़ों को अभी हम नहीं लाएंगे यहाँ पर। जो मेन चीज़ पढ़ना उस पर हम लोग कंसंट्रेट करें। मान लो तुम्हारे पास पेशेंट आ गया कोई हार्ट का या किडनी का, तो उसका बाल झड़ने का इलाज करोगे, हैं? तो जो हमारा प्रायोरिटी है बस उसी का प्रायोरिटी अभी देखेंगे। लिख लिया इसको। की पॉइंट्स फॉर बैक बॉन्डिंग, की पॉइंट्स फॉर बैक बॉन्डिंग, की पॉइंट्स फॉर बैक बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा, लिखो, एनर्जी कम हो जाएगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड विल फॉर्म, और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर पहले सिंगल बॉन्ड था दोनों के बीच में तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो कैसा हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल को सभी पहचानते होंगे, RCO OH हो जाए या Cl हो जाए, सभी पहचानते हैं इसको। अगर यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाए
तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है, ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे ये होता है लीनियर मॉलिक्यूल। ये कैसा होता है? ऐसा RC डबल बॉन्ड O, और इसको, इसका नाम क्या होता है? एसाइलियम आयन कहते हैं, या एसाइल क्लीवेज कहते हैं, या एसाइलेशन कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बनता है और कहते हैं कि हाईली स्टेबल होता है। क्यों हाईली स्टेबल है? बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या क्या है? भर भर के इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इसको डोनेट करेगा। तो इसलिए जितनी भी कार्बोकेटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल में कौन आता है? एसाइलियम आयन आता है। एसाइलियम आयन का रीजन क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि पड़ोसी के पास में क्या है? लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यही कह रहे हैं पहले। अब वो इसको अगर ये बॉन्ड यहाँ पर लोन पे डोनेट कर दें तो डबल बॉन्ड से अब क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। ये वही चीज कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ये भी बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हर बार, कोई एक्सेप्शन नहीं है ऐसा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसमें देखो तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बॉन्ड एंगल बढ़ा था क्या? इंक्रीज करेगा। कॉपी में BF3 लिखे हैं, देखो उसमें बॉन्ड एंगल बढ़ गया क्या? देखो तो अरे अभी 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 बनाए हैं। हाँ, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। हाँ, नहीं बढ़ा ना उसमें। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, सुनो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल ऑलवेज इंक्रीजेस, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल में इंक्रीजेस, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब बढ़ सकता है, बढ़ नहीं भी सकता, बस घटेगा नहीं। क्या कहना चाह रहे, समझ में आ रहा? जैसे यहां पर ये चीजें हैं जो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, कम तो किसी हालत में नहीं होगा। जो कहना चाह रहे समझ में आ रहा? तो बॉन्ड एंगल में इंक्रीजेस और कांस्टेंट बट डज नॉट डिक्रीजेस, ये वर्ड लिखो। बॉन्ड एंगल में इंक्रीजेस और कांस्टेंट बट डज नॉट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज नहीं करेगा किसी भी हालत में, कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो। तो ये बैक बॉन्डिंग की चीजें यहां तक समझ में आ रहा? और नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा? वही एक्सेप्टर और डोनर एटम के कैरेक्टरिस्टिक पर। तो देखो यहां पर क्या है, नेक्स्ट इसको लिख लिया हो सारा। जैसे एक ए एटम है और ये बी एटम है, समझना यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर है। उसी तरीके से ये ए एटम है और ये सी एटम है और ये कुछ इस प्रकार से। तो किसको डोनेट ज़्यादा करेगा? तो ए का नेचर तो सेम है, तो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? एक फैक्टर नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होगा? साइज स्मॉल होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, मान लो कि ऐसा है कि तुम्हारे घर के या तुम्हारे दोस्त लोग जा रहे हैं कहीं पर तालाब वगैरह में या नदी वगैरह में तैरने के लिए, और पानी घुटने तक है ना, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, और एक तुम्हारा दोस्त है जिसके पानी गर्दन तक है, वो बुला नहीं रहा कि बचाओ, तुम किसको बचाने जाओगे? क्यों? वो हाईली अनस्टेबल है। वो कौन है? हाईली अनस्टेबल है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग
पर होगा जहाँ जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। यही चीज़ तो SN2 में आता है। SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब मान लो किसी के घुटने तक पानी है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तुम आराम से धीरे धीरे चल के जाओगे, यस और नो। अगर तुम्हें तैरना आता हो बचाने के लिए इस तरीके से, अगर मान लो कोई आदमी डूब रहा है, गर्दन से ऊपर पानी है, तो इसे आराम से धीरे धीरे चलोगे तो उसको बचाने की कोशिश करोगे। मतलब बैक सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या नहीं। एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा, जिसको स्विमिंग आती है वही बचाने जाएगा, जिसको नहीं आता है वो तो कूद के नहीं चला जाएगा बचाने, और जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। बहुत केसेस में ये चीज़ें सतर्क रहना, जब आदमी डूबता है ना तो उसको अपना ही आदमी मिलेगा, उसी को पकड़ के खींचता है ना। और वहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगते हैं, उसको तो खींच लेता है और वो अपने बाहर की तरफ निकल जाता है। इसलिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे कि जब कोई डूब रहा है तो उसके हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो नॉर्मली गर्दन पकड़ाते हैं, बाल पकड़ाते हैं, बाल पकड़ के खींचो, खींचने की कोशिश करो, जान बचाना ना। ये रियल चीज़ें हैं, रियल चीज़ें हम तुमको बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। किसी हाथ पकड़ खींचो वो तुमको खींच लेगा, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। हम अक्सर ये बोलेंगे सर टकला आदमी को कैसे पकड़े। चलो इधर इधर देखो, इसलिए यहां पर कह रहे हैं ये जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना होगा। दूसरा, ये जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटायन है और यहां पर OH लगा हुआ, यहां भी बैक बॉन्डिंग होगा, होगा ना। और यहां पर मान लो कि NH2 है, कार्बोकेटायन है और यहां पर भी बैक बॉन्डिंग है, तो दोनों में कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन वाला। कौन सा, नाइट्रोजन वाला। ये नहीं सोचना सर 2 है इसके पास, अभी तो समझाएं 2 है या 3 हो, सबके फर्क नहीं पड़ता, डोनेट तो एक ही होगा ना, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसको डोनेट करे, ऑक्सीजन डोनेट करे और नाइट्रोजन डोनेट करे, कौन अच्छा डोनर एटम, नाइट्रोजन। तो ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, एंड द रीजन इज बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि डोनर एटम इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, ये लिखा चुके हैं, और एक्सेप्टर एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना ही बेहतर क्या होगा, ये होगा। और ये फैक्टर तो यही है कि साइज स्मॉल होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये चीज़ें क्लियर है, तो इसको भी बना ही लो, ये सब क्वेश्चन आएंगे। और कौन सा पॉइंट, हाँ देखो उधर वाला तो सब सेम है दोनों, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन। एक साइड में ऑक्सीजन डोनर है, एक साइड में कौन डोनर है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये उतना डोनेट ये नहीं करेगा। और नाइट्रोजन, और सुनो ऐसा भी सुनो, नाइट्रोजन बेस है, अच्छा लोन पे डोनर है तो डोनेट करेगा। ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल है, तो उसके कंपैरिजन में कम करेगा। समझ में आई ये चीज़ें। अब यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो आपको सिलेबस में 3 से 4 बार मिलेगा। सिलेबस में कितनी बार, 3 से 4 बार, कि बैक बॉन्डिंग बताना है कि बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है। एंड एग्जाम्पल्स आर BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। सर कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये टॉपिक, बैक बॉन्डिंग में मिल रहा, बोरोन के हैलाइड्स में मिलेगा, फिर लेविस एसिड में मिलेगा और एल्काइल हैलाइड में मिलेगा। सेम टॉपिक 4 बार आपको मिलेगा सिलेबस में। जैसे वेंटॉफ फैक्टर वाला जो इक्वेशन है ना, वो भी 3-4 बार आपको मिला होगा। log K2/K1 इक्वल टू नहीं है डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो एक बार मिला होगा एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में, एक बार प्रेशर के फॉर्म में, तो यही फॉर्मूला 2-3 बार मिला होगा। तो इसमें बैक बॉन्डिंग किनका ज़्यादा होगा, ये चीज़ें अब हम समझाने वाले हैं ना, तुमको भी समझ में आ रहा होगा।
सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होगा? बैक बॉन्डिंग क्यों? ठीक, समझा रहे हो एक चीज़, देखो इसको लिख लियो ना। देखो फ्लोरीन है, बोरोन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। चलो पहले बनाते चलो, मेरे साथ साथ बनाते चलो, फिर हम समझाएंगे। तो जो बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल है वो कहां पर मौजूद है? बोलो। 2p में मौजूद है। इस बोरोन का, इस बोरोन का, इस बोरोन का, ये 2, कुछ ऐसा ही होगा। फ्लोरीन जो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, फ्लोरीन जो अपना लोन पेयर डोनेट करने वाला है वो कहां से डोनेट करेगा? बोलो। 2p से डोनेट करेगा। फ्लोरीन का लोन पेयर का देखो कहां पे मौजूद होगा? 2p में। क्लोरीन का लोन पेयर कहां मौजूद होगा? ब्रोमीन का, इसका, और भी है ना इसका, ये यहां से डोनेट होगा। बताओ कि कौन अच्छा डोनेट करेगा? डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग कम होगा ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग कम होगा। तो बढ़िया ओवरलैपिंग कहाँ होगा? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा? 2p इज ग्रेटर देन 2p 3p, which is greater than 2p 4p and which is greater than 2p 5p। तो सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होगा? 2p में। फिर जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर साइज इसके क्या होंगे? बढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग क्या होगा? कम होगा। तो ये चीज़ है। और तुमको हम बताते हैं कहीं कहीं पर एक ऐसा लाइन मिलेगा कि बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल अप टू 3rd पीरियड। बैक बॉन्डिंग कहाँ तक होगा? 3rd पीरियड। 4th पीरियड और 5th पीरियड में बैक बॉन्डिंग नहीं होता। तो बैक बॉन्डिंग का ये समझ में आया स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा कि कार्बन का सल्फर के साथ अच्छा होगा? ऑक्सीजन। कार्बन का NH2 के साथ अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा कि PH2 के साथ होगा? NH2 के साथ। बात समझ में आ रहा? तो साइज जितना स्मॉल होगा ओवरलैपिंग क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। क्या ये चीज़ें क्लियर है? तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ डाउट आएगा इसमें चीज़ें तो कह सकते हो। इसको हम बोले आयनिक में कैसे जोड़े? आयनिक में पढ़ते हैं हम लोग लेविस एसिड के बारे में। लेविस एसिड किसको कहते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पर इनमें सबसे अच्छा लेविस एसिड कौन है? लोन पेयर एक्सेप्टर कौन है सबसे अच्छा? यही तो आंसर गलती करोगे तुम लोग। इसको तो इलेक्ट्रॉन अंदर से ही मिल जा रहा, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? Bi3। यहाँ तो बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, बैक बॉन्डिंग इसको यहाँ पर नहीं हो रहा, तो बाहर से लोन पेयर कौन लेगा? Bi3। तो ये बढ़िया लेविस एसिड होगा। किसी से पूछ दो तो उल्टा कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। किसी का मतलब है 95% से ज़्यादा बच्चे। तो यहाँ पर ये क्या होगा? लेविस, इसलिए बोले कि आयनिक में भी आएगा। तो लेविस एसिड अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए तो इन चारों में सबसे बढ़िया लेविस एसिड कौन होगा? Bi3 होगा। लेविस एसिड उसको कहते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है।
ये नहीं करेगा, इसको अंदर से ही मिल जा रहा, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जा रहा, अंदर से ही मिल जा रहा, तब वो कहाँ से लेगा, वो बाहर से मिलेगा। बात समझ में आ रहा? जैसे स्कूल में डोनेशन देना है, अगर हेल्पेज इंडिया या इस तरीके की चीज़ों को, तुमको घर से पैसा मिल जा रहा तो अड़ोस पड़ोस के अंकल से लेने की ज़रूरत ये नहीं है। मान लो घर से ही तुमको मिल जाए 500 रुपये, 1000 रुपये, तुम बोलो यार हो गया यार जमा करो। अगर मान लो घर से अगर उसमें हेल्पेज इंडिया में तुमको मिल जाए 50 रुपये, 100 रुपये, तो तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा, अरे अंकल आए, अंकल से भी ले लो हेल्पेज इंडिया। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर समझ में आया आपको? तो सबसे स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग स्मॉल साइज के बीच में। इसको देखो हम समझाते हैं नाली वाली स्टोरी के तहत, है ना, समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि ये 2p है और ये क्या है, 2p है, इनके बीच में स्मॉल गैप है। अगर कोई बच्चा मान लो कि इस तरीके से इसको क्रॉस करना चाह रहा है, तो गैप कम है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इस तरीके से इसको क्रॉस कर जाएगा, यस और नो? इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। 2p और 3p में ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, तो अगर ये बच्चा यहाँ पर क्रॉस करता है तो क्रॉस तो कर गया, है ना, लेकिन क्या हुआ, कभी कभी कीचड़ या नाली क्रॉस करते हैं, क्रॉस तो कर जाते हैं, लेकिन पीछे क्या होता है, एड़ी वगैरह जो है वो कीचड़ में हल्का सा पड़ जाता है। मतलब ओवरलैपिंग हुआ, लेकिन पहले की तुलना में ये कम हो। ये यहाँ पर ऐसा स्थिति है। अब है ये जो नाली है 2p और 4p है, ये नाली जो है वो नाला में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसमें देखो बताते हैं कि कोटा वोटा में जाओगे ना राजस्थान में, तो वहाँ नाली जो है यहाँ की नाली की तरह पतली नहीं है। यहाँ पे जैसे ये जितने हरमू नदी या स्वर्णरेखा नदी जितनी चौड़ी है ना, उतना चौड़ा चौड़ा तो वहाँ नाली है कि नहीं है। LN के बीच कहीं भी देखना, 2 LN के बीच में उतनी चौड़ी नाली होगी। हमें लगा पहली बार जब हम गए थे कोटा, तो हमें लगा कि ये कुछ ग्राउंड राउंड होगा, ये नाली उली होगा, क्योंकि जुलाई में गए थे, उस समय बारिश तो था नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या है, नाला है। हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि मिट्टी है, बारिश हुई तो मिट्टी क्या कर उसको एब्जॉर्ब कर लिए, और पूरे कोटा में क्या करो, मतलब 2-3 4 फीट 5 फीट छोड़ दो तो पूरा का पूरा कोटा में पत्थर ही है। कोटा स्टोन का नाम सुने होगे, कोटा स्टोन, कोटा मार्बल, इस तरीके से है ना, पूरा का पूरा पत्थर ही है। तो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। अभी राजस्थान में बाढ़ आया हुआ, पता है कि नहीं तुमको? और तुमको लगेगा कि बचपन से पढ़े हम तो सर ये तो रेगिस्तान है, पूरा बालू को सोख लेना चाहिए। लेकिन बाढ़ कैसे आ गया, क्यों? क्योंकि पूरा मोस्ट ऑफ एरिया जो है वो क्या है, पत्थर है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो छोड़ा भी अगर बारिश होगा तो वो क्या होगा, वो बाढ़ आना ही है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आते हैं। तो जब बाद में पता चला कि अरे ये तो नाली है, क्या है, नाली, मतलब नाली में तो लगेगा कि नदी है, मतलब कह दो तो ये स्वर्णरेखा नदी और हरमू नदी से ज़्यादा चौड़ी वहाँ पर नाली तुमको दिखाई देगा, इतना चौड़ा चौड़ा नाली है वहाँ पर। तो अब अगर ऐसा 2p और 4p में हुआ और ये बोला कि नहीं हम तो कूद जाएंगे, तो वो कहाँ कूदेगा? इसका मतलब में ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। 2p और 4p के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगा। व्हाट अबाउट 2p एंड 5p? हाँ, तो ये याद रखना कि कभी भी बैक बॉन्डिंग किनके बीच में होगा, इनके बीच में बेहतर होगा। फिर ये उधर का छोड़ ही दो, उनके बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आएंगे कि कौन सा बॉन्ड एंगल पे किस प्रकार से इफेक्ट होता है बैक बॉन्डिंग का। तो लिखना इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन बॉन्ड एंगल। बेसिकली हम एग्जाम्पल कराना चाह रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं OF2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है या OCl2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। OF2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा, किस ज़्यादा है?
OF2 का ज़्यादा है। रीज़न? सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइज वाले पैरामीटर पे आ गए तुम लोग, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर की बात की तो वो तो तुम देखे ही नहीं। बैक बॉन्डिंग कब होता है? डोनर एटम के पास में क्या होनी चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर है, चलो। सेकेंड, एक्सेप्टर एटम के पास, बताओ इसमें कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल दिखा तुमको? वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दिया? तो कैसे कुछ भी बोल देते हो? लिखो। OF2 में किसी भी प्रकार का ये बैक बॉन्डिंग ये नहीं होगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 103। कितना होता है? 103। अब कुछ किसी बुक में 104 होगा तो हमसे लड़ने नहीं आओगे सर, हम तो 104 देखें। कितना होता है? 103। Cl के साथ क्या एडवांटेज है? इसके पास, ये रईस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसके पास में क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल है यहाँ पर। अब देखना एक मिनट इधर, इस केस में ये हो सकता है कि ये अपना जो लोन पेयर है ये क्लोरीन को डोनेट करेगा इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में, और अगर ये इस प्रकार से डोनेट करेगा तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड था, अब डबल और सिंगल है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग क्या है? होगा, और बैक बॉन्डिंग होगा तो इसका बॉन्ड एंगल जो है 111 डिग्री होगा, होता है 110.8। लेकिन तुम इतना ही याद कर लो, तुम्हारे लिए काफ़ी है। 111। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हुआ? OCl2 का ये हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल तुमको दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से, ये मान लो OCl2 की तरह है, यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल तुमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इनके बीच में देखो, पहले ये बॉन्ड एंगल इतना दिखाई दे रहा, अगर ये बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ पर, ये बैक बॉन्डिंग ऐसा ही होगा। देखो बॉन्ड एंगल बढ़ गया और बॉन्ड लेंथ भी देखो कम हो गया। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आए? तो ये बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? नाइट्रोजन है, मिथाइल है, तो ये लोन पेयर है, CH3 CH3 एंड CH3। इसके अंदर में कोई भी बैक बॉन्डिंग, रीजन वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास में। नाइट्रोजन SI SI SI, ये बॉन्ड एंगल जो है क्या इसमें SiH3 है ना, तो बैक बॉन्डिंग कहाँ पे बढ़िया होगा? सेकेंड वाले में बढ़िया होगा। क्यों? इसके पास में क्या है? तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका क्या है?
लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। अब लोन पेयर किस में चला गया, पाई बॉन्ड में ना, देख रहे हो कहां से कहां तक चेंजेस आ जा रहा। और ये सब चीजें पी ब्लॉक में दिया हुआ है, पी ब्लॉक में ये सब चीजें आपको मिलेगा वहां पर। कोई डाउट? इसका मतलब बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, बॉन्ड एंगल में चेंजेस आएगा। अब बॉन्ड एंगल की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आएगा। क्या एक फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे इसका बॉन्ड एंगल का, S/S-1 वाला, सब भूल गए बेटा। cos थीटा इक्वल टू है ना S/S-1, वह थीटा के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग एस का, तो थीटा पता चल जाएगा तो फिर एस कैरेक्टर निकालेंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाता है। और ये इसको लिख लियो, तो जल्दी जल्दी लिखो तब तो एग्जाम्पल कराएंगे। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होगा और उसमें sp2 होगा। sp3 इसलिए होगा क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 1 है, और ये मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था। हम तुमको खड़ा करते और पूछते हैं कि इसका sp3 कैसे होगा, तुम रिटर्न क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो। यहां पर क्या है कि ये जो लोन पेयर है वो तो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल अपनाएं। डाइमिथाइल ईथर है और OSiH3 है, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इसका बॉन्ड एंगल 111 डिग्री और इसका मात्र 144 डिग्री है। ये 1 sp3, ये क्या होगा sp2 में चला जाता है। रीजन देख लो, CH3 ऑक्सीजन, CH3 नो बैक बॉन्डिंग, लेकिन इसका 111 सर क्यों हो गया, ड्यू टू रिपल्सन। होना चाहिए था 109, रिपल्सन होगा तो बढ़ जाएगा। अगर मिथाइल के बदले इथाइल लगते तो और बढ़ जाता। ऑक्सीजन SiH3, तो कि ये जो डाटा वाटा है ये याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा टॉपिक में अट्रैक्शन बना रहे, इसलिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसका ये तुम्हारा काम नहीं है याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ SiH3 होल ट्वाइस इज मोर देन डाइमिथाइल ईथर। तो उसके दो ऑप्शन, दो आंसर बताने होंगे आपको। क्या क्या होंगे, बैक बॉन्डिंग, दूसरा बल्कि। मिथाइल की तुलना में SI क्या होगा, बल्कि होगा, और बल्कि होगा तो रिपल्सन होगा। यहाँ पर रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये 144 डिग्री होता है। आपको भी पता है कि इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये लोन पे डोनेट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन OSiH3 होल ट्वाइस, sp3 sp2 होगा, क्या हो जाएगा sp2। इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन इट विल नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट याद रखना होगा। इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन इट विल नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। कुछ कुछ पॉइंट लिखाए थे ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीजें क्लियर। अब एक ऐसा ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, CF3 है, CF3 है। ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। CF3 कैसा है, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। तो
क्या है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ खींचेगा, ये किधर खींचेगा, इधर। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। एक तो क्या था ऑलरेडी पहले से ही क्या था, एक 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऊपर से 2 विड्रॉइंग आ जाए तो ये क्या होगा, और इस तरीके से हो जाए। हाँ, CF3 की वजह से माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। CF3 का माइनस आई बहुत खतरनाक होता है ना। तो वो विड्रॉ करेगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा, और फ्लोरीन अगर इसको खींचेगा तो कार्बन भी इसको खींचेगा। ऐसे भी कार्बन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम क्या आपका मेटल है, तो इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे ये इधर विड्रॉ किया तो इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम। इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, कम। अब ऑक्सीजन बेचारा क्या करेगा, डोनेट करेगा, इधर भी डोनेट करेगा। और जानते हो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इमेजिन नहीं कर पाओगे, 178 डिग्री। एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइज। क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया। अगर 180 पर आता तो प्योरली हो जाता वहाँ पर। तो वो जो पढ़ाए थे, तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे चेंज होता है। अगर CF3 के बदले अगर CH3 होता तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता कि कम होता, कम होता। बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता कि तो उसके कंपेरिजन में वीक होता, वीक होता, क्योंकि वो इतना विड्रॉ नहीं करता, और ये विड्रॉ नहीं करेगा तो इसको सपोर्ट ये नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये वही चीज़ है। तुम मानो कि जो जितना अनस्टेबल होगा उसी को ना तुम सपोर्ट करोगे। मानो कोई एक राजा की तरह बैठा हुआ अब तुमसे पानी मांग रहा है, और एक आदमी है कि बेहोश हो गया और पानी मांग रहा है कि पानी दो, चक्कर आ रहा है। बेसिकली जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा वहीं पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। तो ये इस तरीके से बैक बॉन्डिंग के बारे में हम लोग कहते हैं। लिख ली इसको। अच्छा ये बताओ कि कार्बन जो है यहाँ पर Cl से जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर NH2 है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, बैक बॉन्डिंग होगा। यस सर, कार्बन है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पर NH2 है, बैक बॉन्डिंग होगा, नहीं होगा। माथा उथा बंद कर लेते हो, माथा उथा बंद कर लेते हो, बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, दोनों में होगा। किस में ज़्यादा बढ़िया बैक बॉन्डिंग होगा, बस वही चीज़ हम कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आएगा तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर Cl को हटा के नाइट्रो लगा देते तो और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हेल्प करेगा जब तुम SN2 पढ़ोगे। SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जितना ज़्यादा विड्रॉइंग है ना, ये चीज़ें काम आएगा। तो बैक बॉन्डिंग वाला टॉपिक क्लियर है। कुछ पूछना है इसमें, कुछ डाउट है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और करेगा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया डोनर एटम है ना। मान लो कि तुम्हारे पास क्या कहते हैं 2-3 अच्छे बैट्समैन का लिस्ट है और सुपर ओवर का गेम है, तो क्या करोगे, किसी को भेज दोगे जो उनमें
सबसे बेस्ट होगा। तो क्लोरीन जो है ये रेयर केस में ही डोनेट करता है लोन पेयर, कभी ऐसा नहीं देखो क्लोरीन डोनेट कर रहा है इस तरीके से। क्लोरीन एक्सेप्टर बढ़िया है डी ऑर्बिटल की वजह से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन उसके सामने प्रेजेंट है जो कि एक अच्छा डोनर है, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा, Cl वहाँ पर उसको परेशान नहीं करेगा। हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा क्रॉस कंजुगेशन वाला कुछ कंसेप्ट, क्रॉस कंजुगेशन वाला कंसेप्ट चल रहा होगा, लेकिन क्रॉस कंजुगेशन यहाँ नहीं होगा कि ये भी डोनेट करा वो भी डोनेट करा तो इंटरफेयर करेगा, ये सब चीज़ें ये नहीं करेगा, ये चुपचाप शांत बैठ जाएगा। क्या तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, बॉन्ड एंगल। क्या हुआ? बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। लिखो एंगल बिटवीन, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे इसमें, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? क्या क्या पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, है ना। और एस कैरेक्टर के अगर डायरेक्टली होगा तो इन्वर्सली किसके हो जाएगा? पी कैरेक्टर। जैसे देखो यहाँ पर sp है, sp2 है और sp3 है। s कैरेक्टर कितना है? 50, 33 और यहाँ 25%। बॉन्ड एंगल 180, 120, 109.5। मतलब s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। और एस कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना, पी कैरेक्टर के इन्वर्सली है। एस कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो पी कैरेक्टर बढ़ रहा हो, क्योंकि एस पी ही का सम क्या है? 100 के बराबर है। तो ये एक बॉन्ड एंगल का एक पैरामीटर होता है, यहाँ पर देखते हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, है ना। जैसे बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है? बढ़ सकता है ना, जैसे BF3 में नहीं बढ़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्लाइटली डिफरेंस होते हैं। ये तो ऐसे ही लिखे थे, मेन चीज़ तो समझ ही रहे हो क्या पढ़ाना है। लिखो फॉर्मूला कुछ लिख रहे हैं। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इफ, ब्रैकेट में लिखना, इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम, इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम। सराउंडिंग एटम क्या हो जाए? एक जैसे हो जाए। तो जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछे कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा कि किसका ज़्यादा होगा? PH3 का। किसका ज़्यादा होगा? NH3 का ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल। आपको भी पता कितना है? 107। ये कितना होता है? 94 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सराउंडिंग एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका? बोलो, बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये कुछ ऐसा है। फॉस्फोरस ऑलमोस्ट 90 के पास ही जा रहा है, 94, ऐसे इसको एक्सप्लेन करता है ड्रैगोज रूल, है ना। ये कुछ ऐसा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या सर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो पीएच को ना थ्योरेटिकली 100% कोवलेंट मानता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज 2.1 एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2.1। तो सबसे थ्योरेटिकली प्योर कोवलेंट बॉन्ड कौन होता है? यही होता है 100%, लेकिन 100% थ्योरेटिक कभी प्रैक्टिकली नहीं होता। फॉस्फोरस इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए देखना PH3 में इसके ऊपर -3 होता है और इन सब के ऊपर में +1 चार्ज होता है। तो इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर प्लस आएगा, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन थ्योरेटिकली ऑलमोस्ट सेम होता है।
अब आते हैं हम लोग NH3 में। NH3 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा हो जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं तो जाकर के जिम वाले बॉय सबको देखना, उनके बीच में यहाँ पे मसल्स ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? बढ़ जाता है। सलमान खान को देखे हो कभी चलते हुए? हाँ, तो बॉन्ड एंगल उसके क्या हो गया? यहाँ पे ये किस तरीके से चलते हैं? ऐसे नहीं चलते हैं बहुत सारे लोग। रीजन यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन उसका वहाँ पे मसल्स डेंसिटी बढ़ गया, है ना? ये चीज़ है। लेकिन वही देख लो, उससे ज़्यादा फिट अक्षय कुमार है, लेकिन अक्षय कुमार ऐसे नहीं चलता है। अक्षय कुमार तो उससे ज़्यादा फिट है, लेकिन उसके इस तरीके की चीज़ें नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल लिए ना, लेकिन अब बाकी तुम देखना, ये जो खास करके कोई पतला दुबला आदमी, कहाँ गया जिम बॉय? आज गायब है। तो देखना कि कुछ दिन बाद तुमको वही दिखेगा, बॉन्ड एंगल याद रखना उसका। तो कर लोगे ऐसे चीजें? अगर हम ऐसा एग्जाम्पल दें, बात नहीं करो, H2O है और H2S, किसका ज्यादा होगा? H2O कितना होता है? 104 के आसपास, और H2S 92, कितना होता है? 92 के आसपास। सब एनसीईआरटी में गिवन है, सब डाटा वैल्यू A to Z। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा याद, है ना? याद तुमको कराया नहीं गया ना, धीरे धीरे करके। अब बहुत सारी चीज़ें तो याद हो गया ना, NH3 H2O, कुछ तो पहले की तुलना में याद हुआ ना, और जब रिवीजन होगा तब सोचोगे और कितना याद होगा। तो टारगेट रखें कि जनवरी तक में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 3 महीना जो होगा तुम्हारा शोषण होगा, और उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। हाँ, उसके बाद होगा रिजल्ट निकलेगा, है ना? नहीं, पार्टी लेके क्या करेंगे? कौन? हम देंगे पार्टी? तुम लोग कहाँ से? जब डॉक्टर बनोगे तब देना, है ना? चलो, ये बॉन्ड एंगल वाली एक फॉर्मूला बताएं। दूसरा फॉर्मूला एक लिखना, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इनवर्सली है देखना, सराउंडिंग एटम। जब सेंट्रल एटम क्या हो? सेम हो जाए, सेंट्रल एटम सेम आ जाए, सेंट्रल एटम सेम हो जाए। इसलिए देखो, हम हमेशा जो इसके एग्जाम्पल यूज करते हैं ना, सेम वही लेंगे। NH3 NF3, सेंट्रल एटम क्या है? सेम है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम अलग अलग है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो ये 104 होता है, वो 98 के आसपास होता है। 104 और 98, यहाँ भी वही जिम वाला कंसेप्ट लगेगा, 98 डिग्री, यहाँ भी जिम वाला कंसेप्ट लगेगा। इधर देखो, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये NF3 में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? बोलो, फ्लोरीन। ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के बॉन्ड एंगल नहीं होंगे। समझ में आ रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है? नीचे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ें ये नहीं हो रहा। तो आई थिंक बॉन्ड एंगल समझ में आ गया किसका ज़्यादा होगा, है ना? अब रटोगे नहीं बैठ करके सब सारी चीज़ें। रटना क्या है? यही चीज़ कि हमें याद रखना है, NH3 है, PH3 है, कौन ज़्यादा? ये NH3 है,
NF3 है, कौन ज़्यादा, मतलब हर केस में कौन विनर। तो अगर कभी डायरेक्टली, इन्वर्सली, सेंट्रल, सराउंडिंग भूल जाते हो फॉर्मूला, तो सिर्फ छोटा सा क्या याद रखोगे, ये NH3 वाला, ये याद रहेगा। तो मतलब ऑलवेज NH3 इज ग्रेटर देन PH3 कह दो, या NF3 ज़्यादा हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला, कर लोगे। H2O और OF2 में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, OF2 में ज़्यादा, ठीक है, कर लोगे। डाउन H2S वगैरह में भी वैसा ही होता है इस तरीके से। तो बॉन्ड एंगल देखना है, बॉन्ड एंगल के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर्स नहीं देखने हैं, जितने पैरामीटर्स लगा रहे हैं ना वो सारे पैरामीटर्स आपको लगाने होंगे। तो ये बॉन्ड एंगल वाला भी पोर्शन क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर था। अब टॉपिक लिख लो।